हेलो फ्रेंड, एग्जाम टारगेट में मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मध्यकालीन भारत में इल्तुतमिश के बारे में बताने जा रहा हूं। इल्तुतमिश शमसी वंश का इल्वरी तुर्क था। इसके पिता का नाम इलाम खां था और इसे बहुत प्रेम करते थे। इससे बस इसके भाइयों ने इसे गुलामों के बाजार में बेच दिया। तो सर्वप्रथम जमालुद्दीन मोहम्मद ने खरीदा था। उसके बाद उसे गजनी में बेचना चाहा, लेकिन मन माफिक पैसा न मिलने के कारण उसे गोरी नहीं खरीद पाया। तब पुनः लाकर दिल्ली में के गुलामों के बाजार में 1197 में उसे बेचा गया और ऐबक ने उसे खरीदा था। अर्थात इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट है दास्ता से मुक्ति। ऐबक ने गोरी के कहने पर 1205 में इसको किया था, क्योंकि 1205 में खोखरों के युद्ध के समय इल्तुतमिश ऐबक के साथ था और अच्छा प्रदर्शन किया था। इसलिए गोरी प्रसन्न होकर कहा था इस दास के साथ अच्छा व्यवहार करना और हो सके तो दास्ता से मुक्त कर देना। आता है सबसे पहले ऐबक उसे किस पद पर नियुक्त किया, तो सरे जंदार पद पर नियुक्त किया, फिर अमीरे शिकार पद पर नियुक्त किया। और जिस समय ऐबक की मृत्यु हुई उस समय यह बदायूं का सूबेदार था। अर्थात पूछता है प्रश्न, इल्तुतमिश शासक बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट प्रश्न है इसके द्वारा किया गया कार्य क्या था। तो पहला कार्य इसने किया 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया। इसे तुर्क एक चिहलगानी या तुर्क चालीसा कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा इल्तुतमिश ने कौन सा संगठन बनाया था, तो 40 गुलाम सरदारों का गुट बनाया था। यह तुर्क एक चिहलगानी या तुर्क चालीसा। ऐसे ही पूछ देता है कि तुर्क चालीसा क्या है, तो 40 गुलाम सरदारों का गुट है। नेक्स्ट प्रश्न है एल्दाउज को किस युद्ध में पराजित किया था, तो एल्दाउज को तराइन के तृतीय युद्ध में 1215-16 में पराजित किया था। इस पराजय से इल्तुतमिश को कितना लाभ हुआ, 2 लाभ हुआ। पहला, एक प्रमुख शत्रु समाप्त हो गया। दूसरा, गजनी से दिल्ली का संबंध विच्छेद हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछता था मंगोल कौन कहाँ के निवासी थे, तो वो भी के रेगिस्तान के निवासी थे, जिनका नेता चंगेज खां था। मंगोलों को इकट्ठे करके ख्वारिज जो पर्सिया का शासक था, जिसे ईरान कहा जाता है, उसको पराजित कर आगे बढ़ा। उसके बाद उसका पुत्र भागकर भारतीय सीमा पर 1221 में आया। उसका पीछा करते हुए मंगोल में भारतीय सीमा पर आ गए। 24 तक के लोग रहे और वापस चले गए। यहाँ इल्तुतमिश कूटनीति का सहारा लिया और मागवर्णी के सहायता की याचना को ठुकरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है नासिरुद्दीन कुबाचा को कब पराजित किया, तो मंगोलों के जाने के बाद, मंगोलों के आक्रमण के भय को समाप्त होने के बाद 1228 में नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया, जो अंत में पराजय के बाद और सिंध पर अधिकार कर लिया। तब इस अपमान के कारण नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। अब प्रश्न पूछता है कि सिंध नदी में कूदकर कौन आत्महत्या किया, नासिरुद्दीन कुबाचा। या नासिरुद्दीन कुबाचा की मृत्यु कैसे हुई, तो सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर उसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल में विद्रोह कब हुआ, तो 1211 में हुसामुद्दीन एवाज खिलजी ने गयासुद्दीन को उपाधि धारण कर विद्रोह किया था, जिसे बाद में 1226 में नासिरुद्दीन इल्तुतमिश का पुत्र था विजय प्राप्त किया था और उसे बंगाल को दिल्ली के अधीन सूबा बना दिया था। लेकिन 1229 में पुनः विद्रोह हुआ जब नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई। यानी कि उसका बड़े पुत्र नासिरुद्दीन की मृत्यु कब हुई, 1229 में हुई। 29 में मृत्यु के बाद इख्तियारुद्दीन वलका खलजी नाम था, जिसने पुनः विद्रोह किया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया, तो इल्तुतमिश गया और बंगाल पर अधिकार करके बंगाल को 2 भागों में बांटा, एक बंगाल और दूसरा बिहार सूबा करके दिल्ली के अधीन कर लिया। उसके बाद है कि इल्तुतमिश सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से कब लिया, तो 18 फरवरी 1229 को खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्रदान किया। यह पहला था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक जिसने सुल्तान पद की उपाधि धारण की। अब आता है कि इल्तुतमिश द्वारा कौन सा प्रशासनिक व्यवस्था दिया गया, इकता प्रथा या अक्ता इसको कहा जाता है। किसने लागू किया, सामंती व्यवस्था का अंत करके, तो इल्तुतमिश ने इकता प्रथा को लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है
चांदी का टंका जिसकी वजन 175 ग्राम थी किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलाया। और तांबे का जीतल किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलाया। नेक्स्ट प्रश्न, सिक्कों पर टकसाल लिखने की परंपरा किसने लागू किया? तो इल्तुतमिश ने ही लागू किया इस परंपरा। फिर ऐबक की राजधानी लाहौर थी और इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी। पूछता है कि इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली थी। इसके द्वारा विजय क्या क्या किया गया? 1226 में रणथंभौर जीता, 1231 में ग्वालियर पर आक्रमण किया और 32 में विजय हासिल की। कालिंजर में 33-34 में विजय हासिल किया कालिंजर पर और 34-35 में मालवा पर अधिकार किया। अंतिम समय में खोखर समुद्र, खोखर जाति जो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर थी उसे पराजित कर वापस आ रहा था, तो मार्ग में वो बीमार पड़ा और 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके दरबार में कुतुब मीनार, इसके अलावा इसने कुतुब मीनार को बनवाना जो ऐबक ने प्रारंभ किया था, लेकिन असमय मृत्यु के कारण उसे पूरा नहीं कर सका। इसे इसने पूरा किया। बख्तियार काकी जो सूफी संत थे उनकी याद में कुतुब मीनार को इसने पूरा करवाया। अब आता है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी के लेखक कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तबकाते नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज उसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। नेक्स्ट, किसने कहा इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था? ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कंपटीशन में पूछा गया है। दूसरा है डॉक्टर आर पी त्रिपाठी ने भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास उससे प्रारंभ होता है, उससे मतलब इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। किसने कहा? तो आर पी त्रिपाठी ने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। ये थे इल्तुतमिश पर आने वाले प्रश्न, जिस पे इसमें से कोई जितने प्रश्न इससे बाहर कुछ भी अब तक नहीं पूछा गया है, इसलिए संपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आप बार बार रिपीट कीजिए, पढ़िए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।